हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज इस वीडियो में हम लोग अलैंगिक और मानव प्रजनन यानी कि एसेक्सुअल एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 4 देखने वाले हैं। पार्ट 1 से लेकर के 3 तक हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज देखा था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे 150 एमसीक्यूज के साथ 5 पार्ट्स में, और ये पार्ट 4 है। तो बाकी के पार्ट्स देखने के लिए या फिर इस एनसीईआरटी सीरीज के जितने भी चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। 3 पार्ट्स मिला करके हम लोगों ने 107 तक ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। आज हम लोग 108 से आगे बढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो का पहला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। सवाल है कि इनमें से कौन है जो मादा जनन तंत्र में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज होते हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं जिसे हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ देखो पेयर्ड लिखा है, पेयर यानी कि संख्या में 2। तो 2 फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, एक यूट्रस होता है जिसे हम लोग वूम भी बोलते हैं। तो सी भी सही है। वास डिफरेंस शुक्रवाहक आपने पढ़ा था पार्ट 3 में कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो होते हैं दोनों के दोनों ओवरीज यानी कि अंडाशय, और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनमें देखो कौन से आते हैं। 2 ओविडक्ट्स यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स जिसे हम लोग डिंबवाहिनी नलिका बोलते हैं हिंदी में, एक यूट्रस यानी कि गर्भाशय, एक सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा, और एक वजाइना यानी कि योनि। तो ये सारे हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और ये हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। 2 ओवरीज, 2 अंडाशय प्राथमिक जनन अंग होते हैं। उसके बाद इस पिक्चर में देखो ये पूरा पार्ट है वेजाइना यानी कि योनि। ये आगे कनेक्ट होती है सर्विक्स के साथ, ये है सर्विक्स। उसके बाद ये आगे कनेक्ट होती है यूट्रस के साथ, तो ये पूरा यूट्रस है, और ये यूट्रस दोनों फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट होती है। आप यहाँ देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा है फैलोपियन ट्यूब, और ये दोनों के दोनों ओवरीज हैं। ये फैलोपियन ट्यूब और ये फैलोपियन ट्यूब यानी कि डिंबवाहिनी नलिका। अब देखो जो प्राथमिक जनन अंग है मादा प्रजनन तंत्र में, उनका 2 मेन काम है। एक तो है एग का प्रोडक्शन यानी कि ओवम का प्रोडक्शन, अंडाणु का निर्माण उत्पादन जिसे हम लोग अंड जनन बोलते हैं यानी कि oogenesis बोलते हैं। दूसरा ये हार्मोन्स भी बनाते हैं, क्योंकि जो ओवरीज है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। ये हम लोगों ने अंतःस्रावी तंत्र में देखा था। और साथ में जो वृषण है मेल के अंदर वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर ओवरीज देखो कौन कौन से हार्मोन्स बनाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। जिसमें रिलैक्सिन के बारे में ये आपको ध्यान में रखना है कि ये केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही बनता है। एस्ट्रोजन बनाता है ओवरीज के अंदर जो फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं, पुटुक कोशिकाएं होती है वो। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन बनाता है, ओवरीज के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो, यानी कि पित्तपिंड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ओवरीज के अंदर कौन क्या बना रहा है। रिलैक्सिन के बारे में एनसीईआरटी में बस इतना ही दे रखा है कि इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखें कि ये प्रेगनेंसी के दौरान ही बनता है। अब यहाँ पर ये देखो कि ये फॉलिक्यूलर सेल्स क्या होते हैं। ओवरी के अंदर जो एग्स होते हैं, तो हर एक एग, हर एक अंडाणु को चारों तरफ से बहुत सारे सेल्स होते हैं जो घेर करके रखे हुए होते हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाएं होती है जो अंडाणु को चारों तरफ से घेर करके रखी हुई होती है। इन्हीं सेल्स को बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। इन्हीं सेल्स को हम लोग बोलते हैं पुटक कोशिकाएं। जैसे आप इस पिक्चर में देखो, जो आपको बीच में दिख रहा है ना, ये है एग, और इसके चारों तरफ देखो बहुत सारे सेल्स हैं। तो इन सेल्स को बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स, और इस पूरी संरचना को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल। अब यहाँ देखिए कुछ बातों को हम लोग समझते हैं। जब एक लड़की जन्म लेती है, जब एक बच्ची जन्म लेती है, तब उसके दोनों ओवरीज के अंदर करोड़ों की संख्या में फॉलिकल्स होते हैं। करोड़ों की संख्या में, यानी जो फीमेल के बॉडी में फॉलिकल्स हैं वो जन्म से पहले ही बनते हैं, जन्म के बाद नए फॉलिकल्स नहीं बनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जितने भी फॉलिकल्स होते हैं, जितने भी पुटक होते हैं, सब जन्म से पहले ही बन जाते हैं, जन्म के बाद नए फॉलिकल्स नहीं बनते हैं। और हर एक फॉलिकल के अंदर एक एग है। तो जन्म लेने के साथ करोड़ों की संख्या में है। अब जैसे जैसे ये प्यूबर्टी पे पहुंचेगी, जैसे जैसे ये 13-14 साल की होती है लड़की, करोड़ों की संख्या में जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें से बहुत सारे मर जाते हैं। तो फॉलिकल मर गए यानी बहुत सारे एग्स भी, अंडाणु भी मर गए। अब दोनों अंडाशय को मिला करके, दोनों ओवरीज को मिला करके 1.5 लाख 2 लाख की संख्या में फॉलिकल्स होते हैं, और इन फॉलिकल्स को हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, अब क्या होगा, प्यूबर्टी के बाद हर महीने इस प्राइमरी फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल परिपक्व होगा, मैच्योर होगा। तो मान लो कोई लड़की है, वो प्यूबर्टी पर पहुंच चुकी है। अब जो 1 लाख 2 लाख की संख्या में
प्राथमिक पुटक है, प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, उनमें से एक फॉलिकल क्या होगा, मैच्योर होना स्टार्ट होगा। तो वो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, यानी कि ये पहले परिपक्व नहीं था, अब ये कुछ ज़्यादा परिपक्व हो गया, उसके बाद ये और ज़्यादा परिपक्व होगा और अंत में ये ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। ग्राफियन पुटक यानी कि ग्राफियन फॉलिकल, ये कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये जो फॉलिकल है, पुटक है, ये पूरा परिपक्व हो चुका है और फॉलिकल के अंदर क्या है, एग है। जब ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा तब पिट्यूटरी का LH हार्मोन आएगा। पिट्यूटरी एक हार्मोन भेजेगा इस ग्राफियन फॉलिकल को और ये हार्मोन इसको तोड़ देगा, यानी कि जो फॉलिकल है उसको रप्चर कर देगा। रप्चर करने के बाद देखो ओवरी से, अंडाशय से अंडाणु निकल जाएगा बाहर और ये एग चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर, डिंबवाहिनी नलिका के अंदर। अब जो ग्राफियन फॉलिकल का ये टूटा हुआ भाग है, यही देखो आगे कन्वर्ट हो जाता है एक नए रूप में और कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाएगा। ठीक है, आपने देखा था ना कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। तो ओवरीज के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। फॉलिकल के पास जो बहुत सारे फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं, पुटक के पास जो बहुत सारी पुटक कोशिकाएं होती हैं, वो बनाती है एस्ट्रोजन। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना, ये जाएगा गर्भाशय में, गर्भाशय की दीवारों पर जाकर के असर करेगा, उसको तैयार करेगा, ताकि अगर जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया तो जो फर्टिलाइज एग आएगा वो गर्भाशय की दीवारों से ही चिपकेगा और उसको प्रॉपर तरीके से खाना पीना मिले, ऑक्सीजन मिले, हर कुछ मिले। इसके लिए पूरा वातावरण को तैयार करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और यहाँ देखो जो एग रिलीज हुआ, जो अंडाणु यहाँ से ओवरी से बाहर आया, इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्जन बोलते हैं, यानी कि ओव्यूलेशन बोलते हैं। एक फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या होता है, तो ओवरी होता है, अंडाशय होता है। अगला है, इनमें से कौन ओवरी का एक मेन फंक्शन नहीं है, मुख्य कार्य नहीं है अंडाशय का, तो अंडाणु का उत्पादन तो है, एग प्रोडक्शन है, साथ में हार्मोन्स भी बनाने का काम करते हैं दोनों ओवरीज मिल करके, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, जिसमें कि रिलैक्सिन है केवल प्रेगनेंसी के दौरान। मिल्क प्रोडक्शन ये अंडाशय का काम नहीं है, तो सी हमारा राइट आंसर। अगला है, एग प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, अंडाणुओं का उत्पादन क्या कहलाता है, अंडजनन कहलाता है, इंग्लिश में oogenesis कहलाता है, तो बी हमारा राइट आंसर। एक चीज और आप ध्यान में रखो, यहाँ oogenesis लिखा हुआ है, तो एक मेल के अंदर जो स्पर्म का बनना है वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। एक पुरुष के अंदर शुक्राणुओं का उत्पादन यौवन आरंभ के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन अंडजनन, अंडाणुओं का बनना एक मादा के अंदर जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। जन्म से पहले स्टार्ट होता है, कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है, उसके बाद वहीं से रिज्यूम होगा प्यूबर्टी के बाद। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। इनमें से कौन है जो एक फीमेल सेक्स असेसरी डक्ट्स है, यानी इनमें से कौन है जो एक नली है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करने का काम करती है फीमेल के अंदर, तो फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, यूट्रस और योनि, इनमें से सभी हमारा राइट आंसर। बोला है जो रिलीज्ड एग है उसे कौन कलेक्ट करता है, जो रिलीज्ड एग है ओवरी से, आपने देखा था कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उनमें से एक फॉलिकल मैच्योर होता है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, पिट्यूटरी का LH आता है, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देता है, तोड़ देता है, एग रिलीज हो जाता है, जिसे हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं, अंडोत्सर्जन बोलते हैं। वो जो टूटा फूटा ग्राफियन फॉलिकल था वही एक नए रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो वो जो एग रिलीज हुआ, मैंने आपसे कहा था ना कि ये जाएगा फैलोपियन ट्यूब में और इंतजार करेगा कि कोई स्पर्म आएगा और उसको फर्टिलाइज कर देगा, तो फैलोपियन ट्यूब हमारा राइट आंसर। देखो ये ओवरी है, ओवरी से अगर एग रिलीज हुआ तो ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अगला है, फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है या फिर जिसे हम लोग सिनगेमी कहते हैं, मादा शरीर के अंदर जो निषेचन है या फिर युग्मक संलयन है, ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है, ये होती है डिंबवाहिनी नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में। अगला है, गर्भाशय केवल एक होता है और इसे डैश भी कहते हैं, यूट्रस एक ही होता है और इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग वुम भी बोलते हैं, बच्चादानी, तो बी इसका राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन गर्भाशय की दीवारें नहीं है, गर्भाशय की दीवारों में 3 लेयर्स होते हैं, सबसे बाहर वाले को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाली जो सबसे मोटी होती है उसे बोलते हैं मायोमेट्रियम और सबसे लास्ट वाली एंडोमेट्रियम। जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग फर्टिलाइज हो जाता है, यानी जब डिंबवाहिनी नलिका में जो अंडाणु है वो निषेचित हो जाता है, तब ये आकर के एंडोमेट्रियम से चिपकता है। ठीक है, गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियम से चिपकता है और वही आगे चल करके पूरे 9 महीने तक उसका विकास होता है। तो इनमें से कोई नहीं है जो गर्भाशय की दीवार नहीं है। फीमेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, तो इनमें से कौन है,
स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत आते हैं, यानी स्त्रियों के अंदर जो बाह्य जननांग है इनमें से कौन है? हाइमन हो गया, ठीक है, और क्लाइटोरिस हो गया। ए और सी दोनों है, तो डी इसका राइट आंसर, हाइमन और क्लाइटोरिस। अगला सवाल है, आपको ये दो स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, उसके बाद ये बताना है कि इनमें से कौन गलत है। सवाल है हाइमन के बारे में। हाइमन जिसे हम लोग योनि छद्म बोलते हैं या फिर योनि झिल्ली बोलते हो, ये एक पतला सा झिल्ली होता है, एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जो योनि को कवर करके रखता है। और प्रायः ऐसा होता है, हमेशा नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन प्रायः ऐसा होता है जब पहली बार फीमेल सेक्स करती है तब ये झिल्ली फट जाता है, ये जो मेम्ब्रेन है ये टॉर्न हो जाता है, लेकिन प्रायः ऐसा होता है, हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि जो हाइमन है वो डेफिनेटली पक्का है कि टॉर्न कर जाएगा, पक्का है कि फट जाएगा पहले ही इंटरकोर्स में, यानी कि पहले ही बार लड़की सेक्स करेगी और ये हाइमन फट जाएगा, ये निश्चित है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में होता है कि फीमेल एक बार सेक्स कर लेती है फिर भी उसका जो हाइमन है वो नहीं फटता है। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि हाइमन का होना ये एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हाइमन है तो लड़की वर्जिन है, अगर हाइमन नहीं है तो लड़की वर्जिन नहीं है, ये कहना गलत है। यानी कि अगर हाइमन है तो हम ये बोल देंगे कि लड़की वर्जिन है, ये कहना सही नहीं है, यही इस स्टेटमेंट में कह रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की पहली बार सेक्स करती है और हाइमन नहीं फटता है। तो जो ये सोचते हैं कि अगर हाइमन है तो वर्जिन है, तो वो तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सेक्स कर चुकी है। और जो हाइमन का फटना है ये कई प्रकार की क्रियाओं से हो सकती है। जैसे एक लड़की छलांग लगाती है तो हाइमन फट सकता है, लड़की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रही है, जिम कर रही है, लड़की घुड़सवारी कर रही है, साइकिल चला रही है, किसी भी तरह का ऐसा काम कर रही है तो हाइमन फट सकता है। तो बी हमारा सही है, ए गलत है, तो केवल ए हमारा राइट आंसर। अगला है, इनमें से कौन हार्मोन है जो ओवरी के द्वारा सीक्रेट नहीं होता है, अंडाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ओवरी के द्वारा ही बनते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान। डी हमारा राइट आंसर, एंड्रोजन, ये मेल के अंदर सेक्स हार्मोन है। अगला है, स्त्रियों में डैश यौवन आरंभ से शुरू हो जाता है। तो स्त्रियों में जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग फेज होता है जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ये स्टार्ट हो जाता है, तो ये सही है। तो बी हमारा राइट आंसर। देखो आपके एग्जाम में दो टर्म्स पूछे जाते हैं, एक मिनार्की, दूसरा मेनोपोज। मिनार्की को बोलते हैं रजोदर्शन और मेनोपोज को बोलते हैं रजो निवृत्ति। जब एक लड़की प्यूबर्टी पर पहुंचती है और पहली बार ब्लीडिंग होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं मिनार्की। वहीं जब एक फीमेल 45-50 वर्ष की हो जाती है तब उनमें जो ये मेंस्ट्रुएशन है ये स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, इसे बोलते हैं मेनोपोज। तो ये दोनों टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं। प्रथम रजोधर्म की शुरुआत यौवन आरंभ पर शुरू होती है, जिसे डैश कहते हैं। यही मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, इसे बोलते हैं रजोदर्शन मिनार्की। फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ये लगभग कितने दिनों का होता है? अब देखो ये अलग अलग फीमेल में ये जो डेज है, नंबर ऑफ डेज है, ये वेरी कर सकता है। जनरली 28 से 29 दिन का होता है, यही हम लोग आंसर टिक करेंगे। अगला सवाल ये है कि स्त्रियों में मासिक चक्र, जिसे हम लोग ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं, 50 वर्ष की आयु में लगभग समाप्त हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? मिनार्की है जब मेंस्ट्रुएशन पहली बार स्टार्ट होता है, मेनोपॉज जब ये 45-50 वर्ष के बाद स्टॉप हो जाता है, उसे बोलते हैं। तो मेनोपॉज यहाँ पर राइट आंसर, रजो निवृत्ति। अगला सवाल है, मानव मादा के एक अंडाणु में उपस्थित लिंग गुणसूत्र है। मेल के केस में मैंने आपसे कहा था कि एक मेल का जो स्पर्म होता है उसमें या तो होगा 22+X या तो होगा Y+Y, दोनों में से कोई एक ही होगा। ये पैटर्न होता है एक मेल के स्पर्म में, पुरुष के शुक्राणु में, ह्यूमन के केस में। लेकिन फीमेल के केस में हमेशा कोई भी एग हो उसके पास यही पैटर्न रहने वाला है, जिसमें कि X हो गया हमारा सेक्स क्रोमोसोम, जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एग के अंदर। तो यहाँ पर X हमारा राइट आंसर। बाकी फीमेल के अंदर अगर हम एक को छोड़ दें तो जितने भी सेल्स हैं उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो XX होगा और मेल के अंदर XY होगा। अगला सवाल है, शिशु के लिंग का निर्धारण उसके डैश के द्वारा होता है। एक बच्चा जो जन्म लेता है तो उसका सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? माता पिता या माता पिता दोनों मिल करके? केवल पिता। आप ये जानते हो
कि जो एक मेल होता है, ह्यूमन मेल होता है, उसमें सेक्स क्रोमोसोम होता है XY और फीमेल के केस में होता है XX। लेकिन आपको ये भी पता है जो फीमेल का जो एग होता है उसमें केवल X होता है, केवल X, और एक मेल का जो स्पर्म होता है, मेल का जो स्पर्म होता है उसके पास X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है। तो जब एक पुरुष मादा के योनि में वीर्य को डालता है तो उसमें करोड़ों की संख्या में 20-30 करोड़ लगभग शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। उनमें आप ये बोल सकते हो कि 50% X क्रोमोसोम वाला होता है और 50% Y क्रोमोसोम वाला होता है। अब ये करोड़ों की संख्या में स्पर्म्स होते तो जरूर हैं, लेकिन एग को फर्टिलाइज केवल एक ही स्पर्म करता है। इन करोड़ों में से केवल एक ही स्पर्म है जो एग को जाकर के फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करता है। तो मान लीजिए फर्टिलाइजेशन में ये जो पिता का जो X क्रोमोसोम वाला स्पर्म है ये माता के एग से जाकर के निषेचन करता है, तो जो जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा, ये XX बनेगा। अगर ये क्रोमोसोम है यानी कि वो जो बेबी होगा वो लड़की होगी। अगर मान लो फादर का Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म मदर के एग से जाकर के फर्टिलाइज करता है, तब जाइगोट में जो क्रोमोसोम बनेगा वो XY होगा, यानी अब वो लड़का पैदा होने वाला है। तो भले ही फादर का इस पर कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन रोल तो फादर का ही होता है, इसीलिए बी हमारा राइट आंसर होगा। आपने मूवीज में या फिर रियल लाइफ में भी आप में से बहुत सारे होंगे जो ऐसे फैमिलीज को देखे होंगे जिनके घर में अगर लड़की जन्म लेती है तो उनके माता को ब्लेम किया जाता है, उनको गाली दिया जाता है, तरह तरह की बातें बोलते हैं। फैमिली वाले जो हस्बैंड होते हैं वो सभी मिल करके उसको दोष देते हैं कि लड़की जन्म ली है, इसमें इसी का दोष है, हम तो लड़का चाहते हैं। जबकि उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि जो लड़की पैदा हुई या फिर लड़का पैदा हुआ उनमें पूरा रोल फादर का होता है, पिता का होता है। अगला सवाल है, एम्ब्रियो और मदर के बीच जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण और मादा के शरीर के बीच संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, यह है प्लेसेंटा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर। देखिए इस पिक्चर में आपको गर्भाशय के अंदर एक बच्चे को दिखाया गया है जो विकसित हो रहा है। तो यहाँ देखो प्लेसेंटा लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ना प्लेसेंटा है, ये पूरा प्लेसेंटा है। और ये हो गया भ्रूण, एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो और इस प्लेसेंटा को कनेक्ट करने वाला ये जो आप संरचना देख रहे हो इसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, मान लो बच्चे को ऑक्सीजन चाहिए तो माँ के ब्लड से ऑक्सीजन पहले इस प्लेसेंटा के पास आएगा, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये एम्ब्रियो के बॉडी में चला जाएगा। किसी भी प्रकार का पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है, वो ब्लड से, मदर के ब्लड से पहले प्लेसेंटा के पास आएगा और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी के अंदर चला जाएगा। बेबी के बॉडी से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स भी बाहर आने हैं, तो क्या होगा, बेबी के बॉडी से, एम्ब्रियो के बॉडी से, ये अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए प्लेसेंटा में और फिर प्लेसेंटा से मदर के बॉडी में वो वेस्ट मटेरियल चले आते हैं। इसीलिए प्लेसेंटा को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एम्ब्रियो और मदर के बीच। प्लेसेंटा का काम क्या है? मैंने आपसे कहा ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, साथ में जो वेस्ट मटेरियल बना हुआ है एम्ब्रियो के बॉडी में उसे एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना। तो इनमें से कोई नहीं है जो प्लेसेंटा का काम नहीं करता। अगला सवाल है, डैश कनेक्ट्स प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो? प्लेसेंटा और भ्रूण को जोड़ता है अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि रज्जु। ए हमारा राइट आंसर। अगर आपको याद हो अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में, एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर में, मैंने आपसे कहा था कि जो प्लेसेंटा होता है ये अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है, क्योंकि ये हार्मोन्स बनाता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL, ये चारों ही हार्मोन्स के आपको नाम ध्यान में रखने हैं। जिसमें कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो हम लोगों को मालूम है, प्लेसेंटा अगर नहीं भी है तो ओवरीज के द्वारा ये हार्मोन्स बनाए जाते हैं। साथ में HCG और HPL के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये प्लेसेंटा का हार्मोन है, साथ ही केवल ये प्रेगनेंसी के दौरान ही बनते हैं। तो आपके पास 3 हार्मोन्स हो गए, एक रिलैक्सिन और एक HCG, HPL प्लेसेंटा के दौरान, ये केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही बनते हैं। अगला, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही स्रावित होता है? HCG, HPL और रिलैक्सिन, इनमें से सभी। इनमें से किसे आफ्टर बर्थ भी कहा जाता है? तो ये है प्लेसेंटा। बी हमारा राइट आंसर। अब देखो, मैंने मेल के केस में जैसे बताया था फ्लो चार्ट करके हार्मोनल कंट्रोल का, वैसे ही फीमेल के केस में देखो क्या होता है। जब एक लड़की प्यूबर्टी पर पहुंचती है तब हाइपोथैलेमस एक
हार्मोन भेजता है पिट्यूटरी के पास, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब हाइपोथैलेमस का ये संदेश आता है तब पिट्यूटरी दो हार्मोन्स बनाता है, जैसे कि मेल में बनाया था, LH और FSH। FSH जो हार्मोन है ये जाकर के काम करेगा फॉलिक्यूलर सेल्स पे। फॉलिक्यूलर सेल्स मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। ओवरीज के अंदर जो बहुत सारे फॉलिक्यूलर सेल्स हैं उस पर जाकर के एक्ट करेगा और वहाँ से बनवाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन को। जो LH है ये जाकर के एक्ट करेगा, असर दिखाएगा ग्राफियन फॉलिकल पर, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, और जो ग्राफियन फॉलिकल है उसको रप्चर कर देगा और वहाँ से एग रिलीज हो जाएगा जिसे हम लोग ओव्यूलेशन बोलेंगे। फिर वो ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बनाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो जाकर के गर्भाशय को तैयार करेगा। तो ये पूरा हार्मोनल कंट्रोल होता है। अब देखो, जब एस्ट्रोजन हार्मोन बनने स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी के बाद तो फीमेल के बॉडी में कई तरह के चेंजेज आते हैं, जैसे कि अंडोत्सर्जन ये शुरू हो जाता है। हर महीने एक अंडा ओवरी से बाहर आएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। अगर स्पर्म आकर के, शुक्राणु आकर के निषेचित कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वो जो अंडा है फैलोपियन ट्यूब में डिम्बवाहिनी नलिका में ही मर जाता है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ओवरीज के अलावा जो भी सेक्स ऑर्गन्स है फीमेल के अंदर, वो सब फंक्शनल हो जाते हैं, उन सब का विकास होने लग जाता है। जो थाई है और जो हिप्स रीजन है, जो जांग है और जो नितंब वाले क्षेत्र है, उन सब में वसा का जमाव हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है। जो हिप्स है वो चौड़े हो जाते हैं ताकि कल के डेट में अगर वो प्रेग्नेंट हो तो बच्चे के वेट को बियर कर सके, सह सके। स्तन का आकार बड़ा हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर जाता है, जो त्वचा है वो तैलीय हो जाती है। बहुत सारे फीमेल्स के केस में जब ये हार्मोन्स बनते हैं तो चेहरे पर पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो निपल्स हैं, निपल्स के चारों तरफ जो एरिया होता है जिसे हम लोग एरियोला बोलते हैं, वो डार्क हो जाते हैं। उसके बाद जो कांख है, आर्मपीट है और जो बाह्य जननांग है, उन पर बाल आ जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी के बाद एक फीमेल के अंदर जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिक्यूलर सेल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन है एक फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो कांख और जननांगी क्षेत्र में बाल का आना, स्तन के आकार में वृद्धि, साथ में रजोधर्म की शुरुआत, ये सारे के सारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण है एक मादा के शरीर में। तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा पार्ट 4 यहीं पर खत्म होता है, समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।